यह सच है, मैं विश्व का सर्वाधिक विवादास्पद व्यक्ति हूँ। पर सबसे बड़ा विवाद तो यह है कि कोई नहीं जानता कि विवाद क्या है। मैं खुद भी नहीं जानता। मैं बिल्कुल गैर समझौतावादी हूँ। मुझे जो कहना है, जैसे कहना है, उसे धार देकर कहूँगा। गर्दन कटती है तो कट जाए, मेरी कटे तो मेरी कट जाए, तुम्हारी कटे तो तुम्हारी कट जाए। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम एक बेहद विवादास्पद आध्यात्मिक गुरु के बारे में चर्चा करेंगे और वो विवादास्पद होने के साथ साथ इतने प्रज्ञावान और बुद्धिमान थे कि उन्होंने अपनी तार्किक क्षमता से लगभग सारी दुनिया को अचंभित किया था। 1960 के बाद से 70 के, 80 के और 90 के दशक में उन्होंने 30 साल तक पूरी दुनिया को अपने तर्कों से और अपनी आध्यात्मिक ज्ञान से इतना आलोकित किया कि पूरा संसार उनके बारे में जानता है। मैं बात कर रहा हूँ ओशो की। ओशो का मूल नाम चंद्रमोहन जैन था। आगे चलकर वो आचार्य रजनीश के तौर पर जाने गए। कुछ समय तक उन्होंने अपने नाम के आगे भगवान शब्द जोड़ा और भगवान रजनीश के नाम से प्रसिद्ध हुए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम ओशो कर लिया। ये जो ओशो नाम है, विलियम जेम्स की कविता है एक ओशियनिक एक्सपीरियंसेस, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है सागर में विलीन हो जाना। तो ओशो अपने आप को ये मानते हैं कि वो एक परमहंस आत्मा थे और इस दुनिया में अपना मैसेज देने के बाद वो सागर में विलीन हो गए, इसलिए उनको ओशो के नाम से जाना जाता है। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को कुछवाड़ा एक जगह है, तत्कालीन भोपाल स्टेट में आती थी और आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का एक गांव है कुछवाड़ा, जहां पर इनका जन्म हुआ था। ओशो अपने माता पिता की 11 संतानों में से सबसे बड़े थे। ओशो का शुरुआती बचपन उनके नाना नानी के यहाँ बीता और ओशो अपने प्रवचनों में और अपने जीवनी में ये बात बताते हैं कि उनके जीवन पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव था वो उनके नाना नानी का ही था। उनके नाना की जब डेथ हुई तो उसका उनके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इस तरह का जिक्र वो अपने प्रवचनों में करते थे। ओशो बचपन से ही एक रहस्यमयी व्यक्तित्व थे। उनके जीवन में जिक्र है कि वो जब बच्चे थे तभी वो रात में शमशान घाट चले जाते थे और उनके गाँव के पास में एक झरना था काफी ऊंचा, उस पे से वो कूद जाते थे और ऐसे कारनामे करते थे जिनको एक सामान्य बच्चा या सामान्य व्यक्ति देखकर आश्चर्यचकित होता था। उनके बचपन की घटना का जिक्र करते हुए ओशो सुनाते हैं कि एक बार उनके गांव के पास से महात्मा गांधी को गुजरना था, तो इस बात की खबर उनको थी, तो वो भी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए महात्मा गांधी से मिलने के लिए। और महात्मा गांधी के पास एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था जिसमें वो लोगों से चंदा लेते थे। तो ओशो ने महात्मा गांधी से पूछा कि आप ये क्यों रखते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं गरीबों की मदद के लिए रखता हूं। तो इस बात पर ओशो ने उस बॉक्स को उठाया और लेकर चल दिए। तो फिर गांधी जी के पास जो लोग थे, सेक्रेटरी थे, गांधी जी ने उनको रोका कि इसको लेके कहाँ जा रहे हैं। तो एक 9, 10, 11 साल के बच्चे ने ही गांधी को जो जवाब दिया उसको देखकर गांधी जी खुद सन्न रह गए और उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि उन्होंने कहा कि आप लोगों की मदद करते हैं गरीबों की, तो मैं भी इसको, मेरे गाँव में बहुत लोग गरीब हैं, उनको ले जाके बांटूंगा। यानी कि गांधी जो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के बड़े नेता थे, उनके सामने उनकी इस तरह की करने की हिम्मत थी और वो कहते थे कि आप भी गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो इस डिब्बे को मैं ले जाता हूं और मेरे गांव वालों की मदद कर देता हूं। तो इस तरह के साहसी और हिम्मत वाले व्यक्तित्व ओशो थे। ओशो अपने विद्यार्थी जीवन में ही बहुत क्रांतिकारी और जिज्ञासु थे और उनकी प्रश्न करने की आदत थी। उनकी प्रश्न करने की आदतों से उनके अध्यापक अक्सर परेशान रहते थे। कॉलेज में एक बार उन्होंने एक टीचर को इतना परेशान कर दिया कि उसने प्रिंसिपल को जाके बोला कि जब तक ये बच्चा रहेगा तब तक मैं क्लास में पढ़ाने नहीं जाऊंगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि ओशो को कॉलेज से निकालना पड़ा। लेकिन ओशो कॉलेज से हटने को तभी तैयार हुए जब उन्होंने ये प्रॉमिस चाहा कि मुझे आप इस कॉलेज से निकाल दो, लेकिन मुझे किसी भी खराब से खराब कॉलेज में भर्ती करवा दो। तो उनके प्रिंसिपल ने किसी दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करके कॉलेज का किसी दूसरे कॉलेज में ओशो का दाखिला करवाया, लेकिन उनको उस कॉलेज से निकालना पड़ा। और वहां भी वो जिक्र करते हैं कि उनको कुछ टीचर तो उनसे परेशान रहते थे पसंद करने की आदत से, लेकिन कुछ टीचर थे जो उन्हें पसंद करते थे और मानते थे कि ये बच्चा जिज्ञासु है, इंटेलिजेंट है। तो ऐसे ही एक उनको चाहने वाले सर उनको उनके कुलपति के पास लेके गए, इसलिए इस उम्मीद से कि ये बच्चा पढ़ता बहुत है, इसको किताबों की आवश्यकता रहती है, तो उसको कोई स्कॉलरशिप दिलवा दी जाए जिससे किताब खरीद लिया करेगा और पढ़ लिया करेगा। तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपको कुलपति जी के पास ले चलूंगा, लेकिन वो बहुत ही सनकी टाइप इंसान है, उनसे आप ज्यादा मत बोलना और वो कोई बात करे तो उसको सुन लेना, सवाल जवाब जैसे क्लास में करते हो वैसे वहां मत करना। तो उसने कहा अगर वो मुझे नहीं छेड़ेंगे तो मैं क्यों बात करूंगा, मुझे दिलवा दो स्कॉलरशिप। अगर वो मुझे छेड़ेंगे तो फिर मैं जवाब तो दूंगा, लेकिन आप कोशिश करना कि वो मेरे से कुछ पूछे ही नहीं। तो
उन्होंने कहा ठीक है वो नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे ना तो मैं तेरा हाथ ऐसे दबा दूंगा तो तू समझ जाना कि नहीं बोलना है, रुक जाना। तो ओशो ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। तो वो ऑफिस में ले गए कुलपति जी के और वहाँ कहा ये बच्चा बहुत ब्रिलियंट है और इसको स्कॉलरशिप दिलवा दी जाए। तो जाते ही पहली बात ओशो दाढ़ी रखते थे, दाढ़ी नहीं कटवाते थे और मूंछ भी रखते थे। तो जाते ही उन्होंने पूछा कि आपने दाढ़ी मूंछ क्यों बढ़ा रखी है, आप स्टूडेंट तरह लग ही नहीं रहे, बाबा की तरह लग रहे हो। तो बस यहीं से वो सवाल जवाब हुए और मामला बिगड़ गया। और ओशो ने उनसे पूछ लिया कि आप बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी कटवा के कैसे बैठे हैं। तो मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि आपने दाढ़ी क्यों कटवाई है। आप ये मैंने कोई अपने आप थोड़ी बढ़ाई है, तो प्रकृति की देन है, अपने आप बढ़ते हैं। आपने प्रकृति से उल्टा कर रखा है कि प्रकृति ने दाढ़ी मूछ दिए और आपने कटवा लिए। और आप दो जवाब मुझे कि आपने क्यों कटवाई, मैंने तो ये बढ़ाए नहीं, अपने आप बढ़े हैं, मैं तो भगवान की मर्जी पे चल रहा हूँ। आप जवाब दीजिए कि आपने क्यों बढ़ाए। और इस बात से उनमें सवाल जवाब हुआ। प्रिंसिपल वो जो टीचर उनको लेके गए थे वो बार बार उनके हाथ दबाते रहे, लेकिन ओशो रुके नहीं। लेकिन उसका उल्टा प्रभाव नहीं आया। वो कुलपति इंटेलिजेंट रहे होंगे तो वो उनकी तर्क क्षमता से प्रभावित हुए और उनसे कोई भी जाता था तो पहले पर्ची जाती थी तब मिलते थे। उन्होंने ओशो को न केवल स्कॉलरशिप दी बल्कि यूँ कह दिया कि अब के बाद जब भी तुम्हारी इच्छा हो तुम सीधे आके मुझसे मिल सकते हो और तुम्हें जितनी भी किताब चाहिए कॉलेज की लाइब्रेरी से ले सकते हो, और स्कॉलरशिप में भी मैं पर्सनली भी आपकी मदद करूंगा। तो इस तरह के क्रांतिकारी और अपनी बात को किसी भी परिस्थिति में कहने वाले ओशो ऐसे शख्सियत थे। तो इस प्रकार से चाहे क्लास में प्रश्न करने की आदत हो या किसी मुद्दे पर तर्क करने की आदत हो, ओशो निश्चित तौर पर बहुत तर्कशील और बुद्धिमान थे। और उन्होंने एमए विद गोल्ड मेडल, उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप करके एमए इन फिलोसफी किया और उसके बाद वो कॉलेज में प्रोफेसर हुए। 1957 में उन्होंने कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर फिलॉसफी पढ़ाना शुरू करा, लेकिन पढ़ाने में उनका मन ज़्यादा नहीं लगा और 1966 में उन्होंने अपने प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया। और वो कितने क्रांतिकारी और तीखा बोलने वाले थे इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कॉलेज में जो वार्षिक उत्सव होता था जिसमें सारे इंटेलिजेंट बच्चे या सारे बच्चे और सारे टीचर एक साथ फोटोग्राफ खिंचवाते थे, तो उसमें ये ओशो शामिल नहीं होते थे। इनको चाहने वाले एक प्रोफेसर ने इनसे आके बात करी कि आप फोटो क्यों नहीं खिंचवाते, आप फोटो खिंचवा लीजिए क्योंकि आप बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं, बच्चे चाहते हैं और आपका नाम है पूरे इलाके में, तो हमको गौरव होगा कि इतना बुद्धिमान आदमी कभी हमारा सहकर्मी रहा था। तो ओशो ने उनको इतना तीखा जवाब दिया कि जिसको सुन के आपको भी हंसी आएगी और आश्चर्य होगा। तो उन्होंने उस प्रोफेसर से कहा कि आप लोगों को तो मेरे साथ होने से गर्व होगा, लेकिन मुझे शर्म आएगी और मैं सोचूंगा कि ये सारे गधे मेरे साथ थे। तो वो इतना तीखा और चुभने वाला भी बोल देते थे जिससे कि पछता नहीं था, वो बहुत तीखा हो जाता था। बहरहाल उन्होंने 1966 में इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनको लोग बहुत सुनना चाहते थे और कॉलेज में और कॉलेज के बाहर लोगों की भीड़ होती थी। तो वो जबलपुर में सागर यूनिवर्सिटी को छोड़कर वो मुंबई चले गए और वहाँ पे उन्होंने प्रवचन करना चालू कर दिया। और मुंबई में भी 1970 में उन्होंने प्रवचन करना चालू करा और 3-4 साल में इतनी भीड़ इकट्ठी होने लग गई कि मुंबई में भी उनका रुकना मुश्किल हो गया। तो फिर उनके समर्थकों ने, उनके भक्तों ने पुणे में उनका आश्रम बनाया और कोरेगांव में, जहाँ पर उनका आश्रम शुरू हुआ। और 1974 से लेकर उन्होंने पुणे में आश्रम में प्रवचन देना शुरू किया। पुणे में कोरेगांव आश्रम में ओशो ने अपने प्रवचन शुरू करे और वहाँ लोगों की भीड़ आने लगी। और एक समय में ऐसा अनुमान है कि करीब 30,000 लोग उस आश्रम में थे और उनमें से बहुत सारे लोग विदेशों से आए हुए लोग थे और बहुत पैसे वाले लोग थे। तो इस बात की खबर जब सरकार को लगी तो सरकार को चिंता हुई। एक तो ओशो खुद ही इतना तीखा और आलोचनात्मक तरीके से बोलते थे कि वो किसी को भी चुभेगा। वो धर्म पर, राजनीति पर, नेताओं पर, संसद पर बहुत तीखा हमला करते थे और ये बात मीडिया के जरिए और लोगों के जरिए नेताओं तक पहुंचती थी, अधिकारियों तक पहुंचती थी। तो उनको ओशो से दिक्कत होने लगी और तभी देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, जो कि बहुत परंपरागत और सनातनी टाइप इंसान थे और वो ओशो की क्रांतिकारी बातों को कैसे सहन कर सकते थे। तो देसाई ने उन पर टैक्स चोरी का आरोप और सरकार की आलोचना का आरोप लगा के, और दूसरा ओशो के आश्रम में सेक्सुअल एक्टिविटीज भी होती थी और जिनकी बाहर उनके भक्त आके कंप्लेंट करते थे और बहुत सारे एड्स के केस भी वहाँ पे आए सामने। तो सरकार को ये चिंता हुई कि ये नैतिक तौर पर समाज का पतन कर देंगे और लोगों को राजनीतिक तौर पर अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे। तो मोरारजी देसाई और ओशो में ठन गई। तो ओशो पीछे हटने वाले नहीं थे, उन्होंने मोरारजी देसाई को निशाने पर लेना चालू कर दिया। तो फिर सरकार के पास तमाम हथियार होते हैं, उन्होंने टैक्स चोरी के और तमाम इरेगुलरिटीज के आरोप लगाकर उनके आश्रम पर कार्रवाई करना चालू कर दिया। और उससे परेशान होकर ओशो ने
हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला किया और 1981 में उन्होंने अमेरिका में जाने का फैसला किया और वो हिंदुस्तान छोड़ गए सरकार के अनबन के बाद। 1981 में ओशो अमेरिका चले गए। वहाँ उनके भक्तों ने, जो कि बहुत पैसे वाले थे, बहुत प्रभावशाली थे, उन्होंने ओरेगन राज्य में वास्को काउंटी में एक मरुस्थल है, ऐसे मान लीजिए कि अमेरिका की एक खराब जगह है, मरुस्थल है वो वास्को काउंटी में, ओरेगन राज्य में, तो वो जगह ली उनके लिए। और उस 65,000 एकड़ जमीन में ओशो ने रजनीशपुरम नाम से एक पूरी दुनिया बसा दी। और उस अमेरिका का जो सबसे खराब जगह ये मान के दी गई कि यहाँ ये पड़ा रहेगा, अपना काम करता रहेगा, तो उस जगह को ओशो ने 4-5 साल में 1981 से 85 के बीच में अमेरिका की सबसे खूबसूरत जगहों में डेवलप कर दिया। और वहाँ पर करीब 5,000 ऐसे लोग थे जो दुनिया के बहुत बड़े उद्योगपति थे, फिल्मकार थे, गायक थे और लेखक थे, उपन्यासकार थे, इतिहासकार थे, यानी कि पूरे दुनिया की प्रतिभा, चित्रकार से लेकर संगीतकार तक ओशो के चरणों में पड़े रहते थे। और धन दौलत का वहाँ पे अंबार था। वहाँ पे हवाई जहाज उतर सके उसके लिए एयर स्ट्रिप थी, हेलीकॉप्टर्स थे। और उसी आश्रम में ओशो के पास 93 रॉल्स रॉयस कारें थी और हीरे जवाहरातों से जड़े कपड़े, डिजाइनर कपड़े थे, महंगी महंगी करोड़ों की घड़ियां थी। कुल मिला के धन दौलत का इतना अंबार हो गया था कि अमेरिका की सरकार को भी चिंता होने लगी कि ये पूरे अमेरिका की, बल्कि पूरे यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के लोगों की, जो क्रीम लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो सारे ओशो से प्रभावित होकर वहाँ पे भक्तों की तरह पड़े रहते थे और मतलब साफ सफाई करते थे। हिंदुस्तान के उस वक्त के बहुत फेमस अभिनेता विनोद खन्ना, जिनका राजेश खन्ना से स्टारडम में मुकाबला चल रहा था, उन्होंने भी अपना सारा काम धाम छोड़कर वहाँ गार्डनर का काम किया। ऐसे तमाम अरबपति लोग, तमाम प्रतिभाशाली लोग ओशो के वहाँ आश्रम में मौजूद थे, जिससे सरकार को चिंता हुई कि ये आगे चल के अमेरिका पे या पूरे विश्व की आर्थिक शक्ति पर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ सकते हैं। तो जो दिक्कत हिंदुस्तान की सरकार को हुई, चिंता हुई समाज को भ्रष्ट करने की, वहाँ चूंकि यूरोप का, अमेरिका का समाज खुला हुआ है, तो वो उनको उस भ्रष्टाचार की तो ज़्यादा चिंता नहीं हुई, लेकिन उनको ये जरूर चिंता हुई कि दुनिया के जो भी प्रतिभाशाली लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो वो जरूर हमारे यहाँ की राजनीति को प्रभावित करेंगे। तो वहाँ जो राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, उनको प्रॉब्लम होना शुरू हुई और उनके आश्रम में एक फूड पॉइजनिंग की घटना की आड़ लेकर और उस आश्रम पर सरकार ने कार्रवाई करी और ओशो की गिरफ्तारी हुई। ओशो 17 दिन जेल में रहे। जेल में रहने के दौरान बताते हैं, ओशो जिक्र करते हैं कि वो 17 दिन जेल में रहे तो उनके समर्थकों ने, भक्तों ने पूरे देश में, पूरे दुनिया में कोई उत्पात नहीं मचाया, बल्कि हजारों, सैकड़ों टन फूल और गुलदस्ते उस जेल में भेजे। और जेल के जो सुपरिटेंडेंट थे वो आश्चर्यचकित हुए कि इस इंसान के गिरफ्तारी पर हम उम्मीद कर रहे थे कि दंगे होंगे, हिंसा होगी, लोगों में नाराजगी होगी, लेकिन लोगों ने बहुत ही प्रेम से, क्योंकि ये एक गुरु की खासियत होती है कि वो अपने शिष्यों को क्या सिखाता है, तो गुरु ने प्रेम सिखाया होगा उनको, तो वो इतने फूल आए कि वो पूरे आसपास के जितने भी जगह थी वहाँ पे बंटवाए गए और फिर भी आते ही गए। 12-16 दिन के बाद ओशो को अमेरिका की जेल से छोड़ दिया गया और उनको 5 साल, 4 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया और 5 साल के लिए अमेरिका से बाहर जाने का आदेश दिया गया। तो फिर ओशो को कहीं जाना था, हिंदुस्तान से वो नाराज होके गए थे, हिंदुस्तान नहीं आना चाहते थे, तो वो यूरोप के किसी देश में जाना चाहते थे। लेकिन जिस दिन उनको अमेरिका ने अपने देश से निकाला, उस दिन 21 देशों ने अपने देश में उनकी एंट्री बैन कर दी, जिनमें जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्वीडन और स्विट्जरलैंड, ये देश थे प्रमुख देश। इन्होंने उनकी एंट्री बैन करी। वो जिस भी देश में जाते, एयरपोर्ट पर उतरते, उनको वापस पुलिस पकड़ के वापस भेज देती। और ऐसे करके महीने 2 महीने ओशो यूरोप के कई देशों में भटकते रहे और अंततः 1986 में उनको हिंदुस्तान आना पड़ा और पुणे में आकर उन्होंने अपना प्रवचन शुरू करे। 1986 में ओशो हिंदुस्तान आ गए, लेकिन अब वो शारीरिक तौर पर उतने स्वस्थ नहीं थे और 1991 में उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु का जो एग्जैक्ट कारण था वो हृदय गति का रुकना बताया गया, लेकिन ऐसी धारणाएं हैं, ऐसे विचार हैं कि ओशो जब अमेरिका के जेल में थे तो उनको थैलियम नाम का स्लो पॉइजन दिया गया, जिसके कारण वो उनकी जल्दी 86 में आए और 91 में उनकी डेथ हो गई। तो 4-5 साल में उनका शरीर इतना जर्जर और कमज़ोर हो गया कि उनकी मात्र 58 साल की उम्र में
मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु भी बड़ी कंट्रोवर्शियल है कि मृत्यु के दिन क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। उनका पोस्टमार्टम उनके रेगुलर डॉक्टर ने नहीं किया, किसी और ने किया। और उनके शरीर पर ऐसे चिन्ह थे कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं थी। ऐसा बताते हैं कि उनको जहर दिया गया था, शरीर नीला पड़ा हुआ था। और उनका दाह संस्कार भी बहुत जल्दबाजी में करवाया गया। तो इस कंट्रोवर्सी के साथ वो चले गए। और उनकी जो समाधि बनी हुई है उस पे उन्होंने बता के गए थे कि क्या लिखवाना है। तो वहाँ लिखवाया था, नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लेनेट अर्थ बिटवीन दिसंबर 11, 1931 टू जनवरी 19, 1991। आध्यात्मिक प्रवचनों की श्रृंखला में जितना ओशो ने बोला और जितना उनका बोला उपलब्ध है, इतना इस धरती पर किसी भी महान पुरुष का या आध्यात्मिक संत का लिखा बोला उपलब्ध नहीं है। एक अनुमान के अनुसार मार्केट में ओशो के प्रवचनों की करीब 600 से 650 किताबें उपलब्ध हैं, जो ओशो के प्रवचनों का संकलन है। और ओशो के द्वारा बोले गए ऑडियो वीडियो उपलब्ध हैं, जिनमें से 4000 घंटे के तो हिंदी वीडियो ऑडियो उपलब्ध हैं और 4800 घंटे के इंग्लिश ऑडियो वीडियो प्रवचन उपलब्ध हैं। और करीब 600 से 650 किताबें उनके प्रवचनों के संकलन की मौजूद हैं, जिन्हें कोई भी दर्शक पढ़ सकता है। ओशो जब बोलते थे तो ऐसे लगता था कि सारी दुनिया उनके अंदर मौजूद है। उसका कारण था, उनके पुणे आश्रम में उनका पुस्तकालय है, लाओत्से पुस्तकालय, और उसमें 1.5 लाख किताबें मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। उनके बारे में ऐसे माना जाता है कि ओशो ने उस प्रत्येक किताब को पढ़ा है। तो 1.5 लाख किताबों का ज्ञान उस व्यक्ति को था। अब इसका कैसे सर्टिफाई किया जाए कि उन्होंने उन किताबों को पढ़ा या केवल जमाया देखने के लिए ही। तो जब वो बोले हैं, करीब 10,000 घंटे वो बोले हैं, 600 किताबों में उनके प्रवचनों का संकलन है। तो उन प्रवचनों के दौरान उन 1.5 लाख किताबों के पेज सहित, रेफरेंस सहित, घटनाओं सहित उन्होंने प्रवचनों में जिक्र किया है। तो इससे साबित होता है कि अगर वो नहीं पढ़ते तो फिर उन बातों का जिक्र कैसे करते हैं। और उनमें से 3,500 किताबें ऐसी हैं जिनमें उन्होंने डेट सहित साइन की है कि इस किताब को मैंने इस डेट से इस डेट के बीच में पढ़ा, उसमें साइन करे और पेंटिंग्स बनाई। ऐसी 3,500 किताबें हैं। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उन 1.5 लाख किताबों में से सिर्फ एक हिंदी किताब है। बाकी दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में पाली, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच और जितनी भी तमाम भाषाएं हैं, उनकी 1.5 लाख किताबें उस लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जिनका ओशो ने अध्ययन किया। और हर किसी का इंटरेस्ट होगा कि वो एक हिंदी की किताब कौन सी है उन 1.5 लाखों में। तो उस किताब का नाम है नदी के दीप, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हिंदी के एक लेखक हैं, उनकी किताब है, वो उसके अंदर है। अब उस पुस्तकालय में 1.5 लाख जिस पुस्तकालय में किताबें रखी हुई हैं, उसमें आम दर्शकों की एंट्री नहीं है। जो ओशो पर शोध करते हैं उन लोगों को उसमें एंट्री मिलती है और एक बार में 3 किताबों को वो इशू करा के पढ़ सकते हैं। और देखने के लिए भी शोधार्थियों को ही अंदर जाने की अनुमति है। ओशो ने अपने प्रवचनों में सभी धर्मों के कर्मकांडों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने धर्म की, दर्शन की, तार्किक और वैज्ञानिक विश्लेषण किया। अब उनके ऊपर सबसे ज्यादा विवाद और आरोप इस बात का लगाया जाता है कि उनको सेक्स गुरु के तौर पर माना गया। अब जिस व्यक्ति ने 600 किताबों में आने लायक और 10,000 घंटे तक सुने जाने लायक प्रवचन दिए, वो व्यक्ति राम पर बोला, कृष्ण पर बोला, बुद्ध पर बोला, महावीर पर बोला, जरथुस्त्र पर बोला, लाओ त्से पर बोला। और संसार का ऐसा कोई महान व्यक्ति तो नहीं जिस पर ओशो ने नहीं बोला, ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर ओशो ने नहीं बोला। लेकिन बेवकूफ लोगों ने सिर्फ उनकी एक किताब है संभोग से समाधि की, और जिस पर उनका सेक्स पर एक वैज्ञानिक विश्लेषण है, सिर्फ उसको पकड़ा। 600 मान लो किताबें मानते हैं तो 599 किताबों को तो उन्होंने छोड़ दिया। और उस एक 599 के बाद जो एक किताब है उसके ऊपर उन्होंने अपनी बात को फोकस करके उनको बदनाम करने का प्रयास किया। मेरा ऐसा अनुमान है और लाखों लोगों का ऐसा अनुमान है कि इस धरती ओशो जैसे महान और बुद्धिमान पुरुष के पैदा होने से गौरवान्वित हुई है। उस व्यक्ति के अंदर तार्किक वैज्ञानिकता इतनी थी कि अगर आप उसको पढ़ेंगे, अगर आप सुन के ही प्रवचन बोलना चाहें और तर्क वितर्क करना चाहें तो बात अलग है। अगर कोई उनका एक पेज पढ़े तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो उनका फैन हो जाएगा। वो उनके पक्ष को समझेगा और आगे बढ़ेगा और उनके बचाव में खड़ा होगा। वो संभोग से समाधि की ओर को भी अगर पढ़ेगा तो भी वो उसके पक्ष में खड़ा मिलेगा। ओशो की ये खास बात है कि आप उसको अनजाने में तो उससे अछूत रह सकते हैं, लेकिन जानकर आप उनमें घुल मिल जाएंगे। ऐसी शख्सियत थे ओशो।